मैथ्स आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाल विकास के लगभग 50 क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अनुभव व परीक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है, यह कथन है। ऑप्शन ए दिया है कोलबिन का, बी में है क्रो एंड क्रो, सी में है गेट्स एवं अन्य और डी में है कॉनवेक। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, इसका आपको आंसर बताना है और पूरे आंसर कीजिएगा, कितने आपके इसमें से सही होते हैं। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा गेट्स एवं अन्य की ये परिभाषा है। किसकी है? गेट्स एवं अन्य की यह परिभाषा है। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। ऑप्शन ए दिया है कैटल ने, बी में है बुंट ने, सी में है गॉल्टन ने और डी में है वॉटसन ने। तो प्रथम प्रयोगशाला किसने की थी? विलियम बुंट ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए दिया है आपके 100 तत्व, बी दिया है 150, सी दिया है 180 और डी दिया है 120। तो कितने तत्वों को गिलफोर्ड ने बौद्धिकता संरचना के मॉडल में शामिल किया है? आपको आंसर देना है, कितने तत्वों को शामिल किया है? तो 180 तत्वों को गिलफोर्ड ने शामिल किया है। अधिगम की उपलब्धि है, अधिगम की उपलब्धि है ज्ञान, अभिवृद्धि, कौशल या उपरोक्त सभी। तो अधिगम की उपलब्धि क्या है? अधिगम की उपलब्धि है उपरोक्त सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है, सामूहिक, शाब्दिक, निष्पादन या अशाब्दिक? तो बीने परीक्षण आपका क्या है? शाब्दिक है, अशाब्दिक है, निष्पादन है या सामूहिक है? तो इसका आपको आंसर देना है, क्या है? बीने परीक्षण स्टैनफोर्ड है, क्या है? शाब्दिक है। अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है शाब्दिक अधिगम से, सांकेत अधिगम से, अंतर्दृष्टि अधिगम से, अवलोकन आत्म अधिगम से। तो इसका आपको आंसर बताना है, 6 का क्या है? अल्बर्ट बंडूरा शाब्दिक अधिगम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्बलन का, उद्दीपन, अनुक्रिया का, समता का, प्रत्यक्षीकरण या अभ्यास का? तो 7 का आपको आंसर देना है कि अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, किसका परिणाम है? तो ये आपका किसका है? समता प्रत्यक्षीकरण का। 8वां क्वेश्चन है आपका, IQ के सूत्र में MA प्रदर्शित करता है। तो MA क्या प्रदर्शित करता है आपका? मेंटल एबिलिटी या मैच्योरिटी एबिलिटी, मेंटल एज या मैच्योरिटी एज? तो क्या करता है? मेंटल एज करता है, मेंटल एज करता है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा है किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? फ्रायड ने, स्टैनली हॉल ने, पियाजे ने या हरलॉक ने? तो किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है। चलिए 10वां क्वेश्चन करेंगे, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी करवाने की अनुमति नहीं देता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 23? तो अनुच्छेद आपका 24 है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की संख्या बढ़ाने के लिए, बी दिया है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान पूरा करने के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बर्बादी को रोकने के लिए। तो 11वें का आप लोग आंसर देंगे, क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए 12वां क्वेश्चन करेंगे, रमन सहरिया खिलौने को तोड़ता है और उनकी आंतरिक तत्वों को खोल देता है, आप क्या करोगे? रमन सहरिया को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं दोगे, हमेशा उस पर नज़र रखोगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं ऊर्जा को प्रोत्साहित करोगे, उसे समझाओगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे?
ऑप्शन नंबर सी, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति। क्या करोगे? उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं ऊर्जा को प्रोत्साहित करोगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, डायलैक्सिया संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है पढ़ने की अयोग्यता, व्यवहार की अयोग्यता, लिखने की अयोग्यता या मानसिक अयोग्यता। तो डायलैक्सिया संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की अयोग्यता से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, सुनील अहलावत अपनी कक्षा को भ्रमण पर ले गया और वापस आने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। यह सूचित करता है कि ऑप्शन ए दिया है शिक्षण का निर्धारण, शिक्षण के लिए निर्धारण के लिए शिक्षण या निर्धारण का शिक्षण। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो आपको सीटेट या यूपीटेट में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हमारा आंसर है निर्धारण के लिए शिक्षण। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, रचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए उपर्युक्त विधि कौन सी है? ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि, व्याख्यान विधि, श्रव्य दृश्य साधन विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चे को नैतिक शिक्षा देना, बच्चे को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चे को अव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो 16 का आंसर आप लोग बताएंगे क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? बच्चे को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, बच्चे परिपक्व होने से सीखते हैं या अनुकरण से सीखते हैं या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे समवयस्कों और अपने बड़ों के साथ समक्रिया करके सीखते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण या संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण। तो कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? 18 का आप लोग आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, नैतिक विकास के चरण के साथ सीखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, बुद्धि है। बुद्धि क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया, सामर्थ्य का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है या दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है। 19 का आंसर आप लोग देंगे क्या है? बुद्धि सामर्थ्य का एक समुच्चय। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन आप लोग करेंगे, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन होता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका कि निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। सी दिया है सकल आकलन को बढ़ावा देता है और डी दिया है आकलन को सीमित कर देता है। तो आपका 20 का आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर सी है, कागज और पेंसिल आकलन को क्या कर देता है? सीमित कर देता है। बाल विकास सेट पेपर 2 का पहला प्रश्न आपको दिया है कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ऑप्शन ए दिया है आपको, शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता होता है। वह विधियां जहां अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास शामिल होते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, वह विधि जहां अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम कैसा है? ऑप्शन ए दिया है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता हो। ऑप्शन बी दिया है आपका उद्दीपक अनुक्रिया के जोड़ से होता है। सी दिया है आपका कि शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना है।
और डी दिया है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन हमारा अच्छा लगे और हमें ज़्यादा पॉजिटिव लगे, सीटेट का यही मतलब है कि हमें समझना है, बच्चा इसमें कभी गलत नहीं हो सकता। हमारी शिक्षा गलत हो सकती है, टीचर का पढ़ाना गलत हो सकता है, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आपको बिल्कुल अपना माइंड बिल्कुल क्लियर बनाकर जाना है और सारे क्वेश्चनों को धुआं धुआं करके आना है। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे आप लोग। आपकी कक्षा में सिखाने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें ऑप्शन ए दिया विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। ऑप्शन बी है आपका पूरा प्रशिक्षण करने के लिए एक समान समय देंगे। ऑप्शन सी है कार्य और प्रशिक्षण के लिए एक समान सेट देंगे। ऑप्शन डी है समान अनुदेश देंगे। तो तीसरे का आप लोग आंसर करेंगे क्या है? इसका पहला आपका आंसर हो जाएगा विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारण से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। या डी में देखेंगे आप लोग, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का प्रयोग करने से प्रेरित हो। तो आपको इसका आंसर देना है, क्या होगा? जल्दी से आंसर करते जाएं कमेंट बॉक्स में और अपने आंसर करते जाएं और बाद में अपने ही आंसर क्या कर लें, काउंट कर लें कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोत्स्की संतुष्टि के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, ऑप्शन ए दिया है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। बी दिया है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। सी दिया है प्रदर्शित करती है कि बच्चे वहू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। डी दिया है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो पाँचवें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया है आपका मध्य बचपन अवधि है। ऑप्शन ए 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन सी दिया है 10 वर्ष के बाद, या ऑप्शन डी दिया है जन्म के 2 वर्ष के बाद। तो आपको आंसर बताना है 6 का आंसर क्या होगा आपका। आप जानते हैं मध्य अवस्था, मध्य बचपन अवस्था क्या होती है, 6 वर्ष से 11 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण या पुनर्बलन या भाषा। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, पुनर्बलन से या व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से या अवबोध और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, या डी दिया है आपका सामाजिक संदर्भ से। तो 8वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सामाजिक संदर्भ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? स्वर राग और स्वर के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। बी दिया है ध्यान देने और दूसरों के अंतर कर सकने की योग्यता। सी दिया है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। और आपका डी दिया है शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के
विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। चलिए 10वां क्वेश्चन करेंगे। भाषा, ऑप्शन दिया है हमारी विचार प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। बी देखेंगे, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सी, विचार प्रक्रियाओं का निर्धारण नहीं कर सकती है। और डी दिया है विचार प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करती है। तो इसमें से आपको आंसर देना है, कौन सा होगा? 10 का आपका आंसर हो जाएगा सी, विचार प्रक्रियाओं का निर्धारण नहीं करती है। भाषा हमारी विचार प्रक्रियाओं का निर्धारण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए दिया है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सी दिया है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। और डी दिया है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो 11 का आंसर आप लोग देंगे क्या है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। चलिए 12 क्वेश्चन करेंगे। एक प्रतिभाशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, यानी प्रतिभाशाली अध्यापक बनने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दिया है पुस्तक के उत्तर को लिख आने पर बल देना, या सामूहिक गतिविधियों की बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न विधान की अनदेखी करना, या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। आपको आंसर देना है। सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 11 से 18, ऑप्शन बी 18 से 24 और ऑप्शन सी दिया है आपका 2 वर्ष से 6 वर्ष, या डी दिया है आपका 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो 13 का आप लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 14 क्वेश्चन दिया है आपका। एक बच्चे की कॉपी लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गतिविधियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी कौन से लक्षण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए दिया है अधिगम में सुविधा के, अधिगम में आसक्ता के, अधिगम में कठिनाई के, या अधिगम में समस्या के। तो आपको आंसर देना है, कौन सा होगा? अधिगम में कठिनाई के। ऐसा बच्चा क्या करता है? अधिगम में कठिनाई के। चलिए 15वां क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग दिया है अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। बी दिया है उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च क्षमता। सी दिया है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो 15 का आप लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। NCF 2015 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए दिया है आपको यह विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापक को बच्चे को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, या यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं, या यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। तो आप लोग आंसर देंगे 16 का क्या है? NCF 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। क्वेश्चन 17 करेंगे आप लोग। बच्चों को शाब्दिक या
गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन ए दिया है। उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना या उनके अंकों में सुधार करना या उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। 17 का आप लोग आंसर देंगे क्या है? उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को क्या करना? नष्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आप लोग। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, ऑप्शन ए दिया है, एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है। ऑप्शन बी दिया है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है या एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है या लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो आपका इसका आंसर देना है। सीटेट में 100% इसके आने के चांस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं, तो आप लोग इसका आंसर देंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अध्यापिका क्या कर रही है? अध्यापिका एक लिंग युक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? यूपी टेट 2019 में यही क्वेश्चन आया था और यही क्वेश्चन क्लास में कराया गया था। अगर आप लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे तो बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप छोड़कर चले जाएंगे। इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए बने रहिए और पूरे क्वेश्चन देते रहिए और कमेंट करते रहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया है, शिक्षण के साथ परीक्षा का तालमेल बैठाने के लिए या शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए या जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने, या डी दिया है आपको, यह समझने के लिए ही कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर देंगे क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 या स्तर 4? तो कौन सा स्तर है जो कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग जाएंगे किसके साथ? डी के साथ। ऑप्शन डी जाएंगे, स्तर नंबर 4। चलिए सेट नंबर 3 देखेंगे। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए या पृथक्करण और श्रेणी क्रम के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए? तो इसका आप लोग आंसर करेंगे कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। तो प्रेरणा के लिए क्या होता है? अधिगम आवश्यक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारणा या आत्म सात्वीकरण या संगठन? तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग आंसर करेंगे तो इसका सी हो जाएगा, आत्म सात्वीकरण। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अवर्जक शिक्षा? तो क्या है? जो वंचित समूहों के बच्चे हैं उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्प्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया या डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया? तो इसका आपको आंसर बताना है। डिस्प्रैक्सिया या
प्रैक्सिया। आप लोग इसका आंसर करेंगे। चौथे का क्या है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो 4 का आप लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वां। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप? तो 5वें का आंसर देंगे क्या नहीं करेगा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार? सामाजिक अनुभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को घोषित करेगी? जब विद्यार्थी को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है, जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए हम और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारण होते हैं। आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को घोषित करती है? सीटेट में 100% क्वेश्चन बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो बने रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।